अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने विफाक में हुकूमत बनाने से कर दिया है इनकार। नवाज शरीफ ने कहा है कि फिर चला लें मुल्क, और साथ ही शहबाज शरीफ को भी हदायत की है कि वो विफाक में हुकूमत साजिश के लिए किए जाने वाले तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दें, रोक दें, और फिर प्रोजेक्ट इमरान खान रियासत के गले में पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर आपसे ख़बरों को शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर रावलपिंडी जो थे, लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया, और तूफ़ान खड़ा करने के बाद उन्होंने अपने आप के ऊपर धांधली के इल्ज़ामात लगाए, एतराफ़ात किए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बज़ाहिर तो वो अपने ऊपर धांधली के इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन असल में उनका टारगेट कुछ और था। वो टारगेट क्या था, इस पे बात करते हैं। लेकिन उस सब के बाद रात को क्या होता रहा, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। वो ख़ुद भी इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुके थे कि जी उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए, और CPO रावलपिंडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उसके बाद जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ़ जो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनसे तफ्तीश की है, और उनसे 2 टेलीफ़ोन जो हैं वो कब्ज़े में लिए गए हैं। लेकिन उन फ़ोन से मुबैना तौर पे काफ़ी मवाद मिल गया है, काफ़ी सारे उनके राब्ते भी पता चल गए हैं, काफ़ी सारी उस पे वीडियोज़ ऑडियोज़ भी पता चल गई हैं। और ये इस सारी सूरत हाल को बेनकाब करने के लिए ख़ासी मददगार साबित होंगे। और गुज़श्ता रात 2-3 और अहम वाक़यात हुए। एक तो वाक़या ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने गुज़श्ता शब 10 बजे अपना एक इजलास मुनक़्क़िद किया था। हंगामी इजलास था। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, जो मेंबर पंजाब हैं वो भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। लेकिन चूँकि मामला ऐसा था कि उसके लिए ज़रूरी था कि उस पर बात की जाती, उस हवाले से जायज़ा लिया जाता, एमरजेंसी का मामला था। तो एक हंगामी इजलास हुआ, और उसमें जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा और मेंबर पंजाब जो थे बाबर हुसैन बरवाना, वो जो हैं वो ऑनलाइन उन्होंने शिरकत की, जबकि बाकी मेंबरान वहाँ पे मौजूद थे। और उस जो इजलास था उसके अंदर जो जितनी सूरत हाल पैदा हुई, कमिश्नर रावलपिंडी जो थे, अब तो वो थे ही हो गए ना, अब तो वो मौजूद तो नहीं हैं, उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए उनका जायज़ा लिया गया, और ये फ़ैसला किया गया कि इनकी इंक्वायरी ज़रूरी है। और इस सिलसिले में एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। उस कमेटी की सरबराही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर मेंबर करेंगे, जबकि उसमें कमेटी में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्पेशल सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एडिशनल DG लॉ जो हैं वो उसमें शामिल होंगे। जो ये मालूम हुआ है कि ये कमेटी रावलपिंडी डिवीज़न के जितने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात करेगी, उनको बुलाएगी, उनके बयानात कलम बंद करेगी, और 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, उस रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला करेगा कि जो लियाकत चट्टा साहब हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की जाए, और जो दीगर कानूनी कार्रवाई है वो क्या की जा सकती है। ये सारी हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। हमने भी आपसे अर्ज़ की कि दूसरी तरफ भी इंक्वायरी हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान भी एक इंक्वायरी जो है वो जो हुकूमत पंजाब है उन्होंने भी एक इंक्वायरी लगाई हुई है, और जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो भी इस केस को अब सुनेंगे पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में। तो काफ़ी सारी इसके अंदर डेवलपमेंट्स होंगी आज के दिन में और फिर कल के दिन में। इसी खबर का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि जब ये सारा कुछ उन्होंने किया तो कल शाम को फिर कमिश्नर रावलपिंडी को तब्दील कर दिया गया। जो पहले कमिश्नर थे लियाकत चट्टा, जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए थे, उनको ये कहा गया कि जी वो होम डिपार्टमेंट पंजाब में वापस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके रिपोर्ट करें। और उसके बाद जो है वो सैफ अनवर जप्पा को जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी का चार्ज दे दिया गया, और वो रात को ही रावलपिंडी पहुँचे। उन्होंने चार्ज लिया, और चार्ज लेते ही उन्होंने जो रावलपिंडी डिवीज़न के 5 अज़ला हो गए हैं, पहले तो 4 होते थे, जब से मरी ज़िला बना है तो 5 अज़ला हो गए हैं। तो जो 5 अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, यानी कि जो DROs थे, उनको अपने ऑफ़िस में तलब किया, कमिश्नर ऑफ़िस में, और वहाँ पर एक उन्होंने मीटिंग की और सारी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। उस मीटिंग के बाद उन्होंने
जितने रावलपिंडी डिवीजन के DROs थे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान थे, यानी कि अपने अपने ज़िले के डिप्टी कमिश्नर थे, वही वही थे डिप्टी DROs। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें वो जैसे वो कुरतुलैन थी डिप्टी कमिश्नर चकवाल, और खावर बशीर अहमद थे DRO तलागंग वगैरह, ये सब इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अंदर जो कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन है उनके लगाए हुए इल्ज़ामात को उन्होंने सख्ती से उन्होंने तरदीद की। और उन लोगों ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर काम करते, कमिश्नर साहब की हिदायत पर काम नहीं कर रहे थे, और जो भी हमने काम किया है वो इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में किया है। और इन जो इंतज़ामी अफसरान हैं और बतौर DROs और बतौर डिप्टी कमिश्नर, इन्होंने भी हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि जो कमिश्नर ने इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तहकीकात ज़रूर की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। गुज़िश्ता रोज़ जो है एक बहुत अहम चीज़ मैंने नोट की, आपने भी शायद नोट की होगी, लेकिन बड़ा रौला उसका पड़ा रहा। होता ये था कि जब इस तरह का कोई मामला होता था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग, जो नील से लेके ताब खा के काशगर मुतहद है, यानी कि भारत से में जो उनके दफातर हैं वहाँ से लेकर अमेरिका तक जो उनके दफातर हैं, वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो है वो एक शोर होगा शुरू कर देते हैं। और जो बज़ाहिर लगता है कि जो कमिश्नर साहब जो थे उन्होंने जो कुछ भी किया इसीलिए किया, लेकिन समझदार आदमी थे। पहले उन्होंने अमेरिका का वीज़ा कन्फर्म किया 13 फरवरी को, और उसके बाद फिर उन्होंने ये सारा काम किया। तो ये सारा मामला हुआ, लेकिन जो इसमें एक चेंज नज़र आया, वो फ़र्क नज़र आया, वो पहली दफ़ा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आया। लेकिन मैं यहाँ पे ये वाज़ेह कर दूँ कि जो उनका सोशल मीडिया एक्टिव नज़र आया, वो उनका जो बाकायदा सोशल मीडिया विंग है वो एक्टिव नज़र नहीं आया। वो तो इतना को मजबूत नहीं है, लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं उनके काफ़ी सारे, वो बड़े एक्टिव हो गए। और उन्होंने जो सैफ ये जो थे लियाकत चट्टा साहब, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने इल्ज़ामात थे वो तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने सब कुछ छान बूरे में तब्दील कर दिया, हर चीज़ सामने ले आए। कब जनाब वो कमिश्नर साहब सेंटोरस के किस फ्लैट नंबर में गए, किस से मिले, उनके जो बेटे की शादी जो लंदन में हुई उसमें उनको जो मर्सिडीज़ गाड़ी गिफ्ट की गई वो किसने की, कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में उनकी हिस्सेदारियाँ हैं, किस किस शहर में उन्होंने जाके जिम खाने बनाए और उनमें क्या क्या कुछ हुआ, कैसे उस्मान बुज़दार के दौर में वो तकरीबन 1.5 साल कमिश्नर DG खान रहे और 100 अरब रुपए के मुबैना तौर पे पेपर प्रोजेक्ट उन्होंने किए। पेपर प्रोजेक्ट आपको समझ आ गई होगी कि ग्राउंड पे वो नहीं होते, वो बस पैसे ही डकारने के लिए कागजी खाना पूरी होती है। कैसे वो डिप्टी कमिश्नर गुजरात रहे और कैसे उन्होंने हर सियासतदान हर पार्टी के साथ अपने रिलेशंस को रखा, कैसे उनकी जो बहू हैं वो जो PTI के वो जो गालम गलोच ब्रिगेड था, जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर खड़ा होकर गालियाँ दिया करता था, उसका वो हिस्सा थी और उसमें बड़ी बढ़ चढ़ कर शरीक होती थी। तो ये सारा कुछ सामने आ गया और हैरत अंगेज़ तौर पे वो कहते हैं ना कि वो प्रोपेगेंडा जो उन्होंने शुरू किया था वो उधर ही उसका रगड़ा निकल गया। अच्छा, यहाँ पर वो तमाम मशकूक साफ़ी, मैं अपनी साफ़ी बरादरी की बात कर रहा हूँ, जो कि इलेक्शन वाले दिन से पहले भी और इलेक्शन वाली रात से जो उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ टू यू वो पहला इदारा था जिसने इलेक्शन पोलिंग की रात को जब हर तरफ सख्ता तारी था तो हमने उस वक्त ये बताया था कि जनाब जियो में बैठ कर ये बेईमानी हो रही है, और उसके बाद फिर सब लोगों ने उसको नोट किया और उसके ऊपर कमेंट भी किया। तो ये सारा कुछ हो रहा था। और फिर हम हामिद मीर साहब को देख लीजिए, मैंने उनके मातहत काम किया हुआ है, लेकिन इतना सीनियर बंदा और एक सादा कागज़ उठा के उसको वो कह रहा है कि ये एजेंसी की रिपोर्ट है। मतलब इस तरह तो एजेंसी की रिपोर्टें नहीं होती। मीर साहब, हमने भी माज़रत के साथ 31 साल जर्नलिज़म की है और हमारा बहुत सारा वास्ता रहा है कानून नाफिज करने वाले इदारों से, इंटेलिजेंस इदारों से, हमारे अपने मुल्क के इदारे हैं सारे। खैर, ये सारा मामला हुआ, लेकिन अब मैं आता हूँ इस कहानी की बैक स्टोरी पे। ये बैक स्टोरी क्या है? बैक स्टोरी 3-4 चीज़ों से लिंक है। मैं उस तरतीबवार बढ़ता हूँ। एक तो जो मैंने थंबनेल में आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ ने जो वफाक में हुकूमत बनाने से इनकार किया, और ये एक उसका रिएक्शन भी हो सकता है, एक जवाब भी हो सकता है कि अगर आप वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे तो आपकी बेटी की हुकूमत पंजाब में भी नहीं बनने दी जाएगी, सारा इलेक्शन ही हम मशकूक कर देंगे, सारे नताइज कारदम हो जाएंगे और ये इलेक्शन ही सारा दबरधूस हो जाएगा, बकौल वो डॉक्टर शाहिद मसूद के। तो ये एक एफर्ट इसके अंदर हो सकती है। लेकिन सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ ने जब से ये कहा है कि ठीक है जी वफाक में हम हुकूमत नहीं बनाते, शहबाज शरीफ को उन्होंने रोक दिया, आप हुकूमत साजी के इक़दाम ना करें। आपने देखा होगा
कि गुज़श्ता ग़ालिबन 2 रोज़ से शहबाज शरीफ की कोई एक्टिविटी आपको हुकूमत साजी के हवाले से दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ ने रोक दिया। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी इलेक्शन से पहले कि जी मुस्लिम लीग नून वफाक में 113 से 130 तक सीटें ले सकती है और ले रही है। उसके अलावा बहुत सारे जो पाकिस्तानी भी और बैन अवी जो सर्वेज रिपोर्ट्स थी वो भी थी। तो फिर कोई नादीदा हाथ मुतरक हुए और उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग नून को कट टू साइज़ करने का प्लान बनाया 70-75 तक, लेकिन बहरहाल वो 80 तक फिर भी पहुँच ही गए। अब कहानी ये है कि जी मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाए, लेकिन वो फंसी रहे, उसको यानी कट टू साइज़ किया जाए, इत्तेहादियों की मोहताज रहे, बैसाखियों की मोहताज रहे। पहले तो नवाज शरीफ ने ये फैसला किया ना कि जी मैं नहीं बनता प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह अक्सरियत हमें नहीं मिलती तो, लेकिन उसके बाद उन्होंने अब शहबाज शरीफ को रोक दिया। जब शहबाज शरीफ को भी रोक दिया गया, फिर जनाब एक खलबली मच गई है। अब इसके भी 2 पहलू हैं। एक तो अगर हुकूमत नहीं बनती तब भी एक बहरान है। नवाज शरीफ वाला मामला जहाँ तक है, तो जिसने भी ये कहा की राय थी कि जी नवाज शरीफ को कट टू साइज़ करना चाहिए, तो उन्होंने ये भी इस चीज़ को बिल्कुल फरामोश कर दिया कि जी आपके मुल्क के साथ जो दुनिया के 4-5 आपके दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने ये कहा हुआ था कि हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन जाती है। तो उन्होंने आपको बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप नवाज शरीफ को धांधली करके बनवा दें, लेकिन नवाज शरीफ के आप एक फेयर इलेक्शन ज़रूर दें, वो जो कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नहीं मिला। अब वो नहीं मिला, उसका नोटिस भी लिया गया है, हमारे मुख्तदर हलकों में भी नोटिस लिया गया और ये भी मैंने आपसे पहले एक व्लॉग में अर्ज़ किया थी मुबैना तौर पे, मतलब सर जी बड़े गुस्से में है कि भाई ये हुआ क्या है, और वो काफ़ी यानी कि डांग फेरी जा रही है और देखते हैं उसका क्या आगे नतीजा आता है। लेकिन मुल्क तो स्टॉप हो गया। अब क्या अब ये कह दिया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि जी ठीक है, आपने जिनको मैंडेट दिलवाया है, आपने 92-93 सीटें दिलवाई हैं, उनका हक है उस पार्टी का बनाए हुकूमत, तो बना ले हुकूमत वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन वो हुकूमत नहीं बना सकते। अब आसिफ ज़रदारी साहब बिलावल को बनवाना चाहते थे वज़ीर आज़म, नहीं बनवा सके, तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी मुतालबात की फहरिस्त कर दी कि जी वो क्या है, दुख सहें भी फाख्ता और अंडे कवे खाएँ, यानी कि हुकूमत तो बनाए शहबाज शरीफ और बदनामी सारी अपने सिर पे ले, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सदर भी बन जाए, स्पीकर कौमी असम्बली भी बन जाए, चेयरमैन सेनेट भी बन जाए, चारों सूबों के गवर्नर भी बन जाएँ, बलूचिस्तान में हुकूमत भी बन जाए, पंजाब में स्पीकर भी बन जाएँ, पंजाब का गवर्नर भी ले लें, और फिर ये भी कहें जी हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हमारे पे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो वो अब लाजिम बात है कि नवाज शरीफ रोटी को चोची तो नहीं कहता। तो ये फिर सारी चीज़ें आ गई, और अब जब से ये पीछे हटे हैं, एक बुरहान खड़ा हो गया, तो ये मैसेज अब दिया गया इस जो है वो कमिश्नर के ज़रिए। अब ये कमिश्नर को जो है बंदा कहता है यार कोई बंदा अपनी नौकरी दाव पे लगाता था, बिल्कुल नहीं लगाता, लेकिन जितने उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मामलात, उनके बच्चों के मामलात, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बताती है कि उनके लिए अब ये जो 10-12 दिन की उनकी नौकरी रह गई थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि वो मौत से बनना चाहते थे पंजाब के, और मरीम नवाज़ से मिलने में वो कामयाब नहीं हो सके, कोशिश उन्होंने बड़ी की, गए भी वो थे। तो ये अब ये इसका एक पहलू है। दूसरा एक पहलू और है जी, वो मैं अब जो बात करने लगा हूँ ये मैं बड़े जिसे कहते हैं ना कि तकलीफ़ के साथ बात कर रहा हूँ। ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान। इस मुल्क में अगर आप बिजली का बिल जमा ना कराएं तो आपका मीटर कट जाता है, और आप फिर भी जमा ना कराएं तो आप गिरफ़्तार हो जाते हैं, आप जेल चले जाते हैं। आपने कोई टैक्स ना जमा कराया हो तो आपका बैंक में अकाउंट नहीं बनता। लेकिन इस मुल्क में आप 9 मई करें, आप ISI के दफ्तरों पर हमले करें, आप GSU पर हमले करें, आप शहदा की यादगारों पे हमले करें, आप MM आलम के जहाज़ को आग लगाएं, आप पूरा रेडियो पाकिस्तान पर हमला करें, आप जिन्ना हाउस पे हमला करें, आप अगर बिजली का बिल नहीं देंगे तो आप गिरफ़्तार हो जाएंगे, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप नाअहल हो जाते हैं। उसको वो परवेज़ रशीद को भी नाअहली हुई थी ना कि जी वो आपने पता नहीं कौन सा बिल नहीं जमा कराया, वो भी हालांकि गलत खबर थी, लेकिन वो नहीं लड़ सके इलेक्शन, उनको नहीं लड़ने दिया गया जी, कानून में गुंजाइश नहीं है। लेकिन कानून में इतने सारे संगीन जराइम जो रियासत पर हमला करते हैं, उनके लिए इलेक्शन लड़ने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। इस वक्त 9 मई के मुलजमान जो हैं उन्होंने इलेक्शन भी लड़े, उन्होंने इलेक्शन जीते भी, उन्होंने अब वो उम्मीदवार ना सिर्फ नामज़द हुए बल्कि अब वो वजारत उज़्मा और वजारत आला के लिए नामज़द भी हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर जो 9 मई के मुलज़म हैं, मुजरिम हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो TV पर जनाब आधा घंटा लाइव चलते हैं।
तो अगर इस मुल्क के अंदर 9 मई करने वाले लोग जो हैं, और 9 मई का जो मास्टरमाइंड है, वो जब जेल में बैठ के उसको आप एक पूरा विला बना के दे देंगे अंदर, जेल के सेल के बजाय आप दीवारें तोड़वा देंगे, आप उनको देसी मुर्गे खिलाएंगे, आप देसी बकरे खिलाएंगे, देसी घी खिलाएंगे, आप जिम लगा के देंगे, आप ब्रांडेड वाशरूम उनको बना के देंगे, ब्रांडेड शावर और ब्रांडेड कमोड आप उनको लगवा के देंगे, तो और फिर आप जो एक शख्स जिसको अदालत ने नाअहल करार दिया है, किस लिए नाअहल करार दिया कि भाई ये पब्लिक ओहदे के लिए और सियासत के लिए नाअहल है, ना ये पार्टी के सरबराह रह सकता, ना ये वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बन सकता है या मेंबर कौमी असम्बली बन सकता है। लेकिन अदालतें ही उस सारे कानून को एक तरफ रख के बैरिस्टर गौर को इजाज़त देती हैं कि आप जाके मुशावरत करें टिकट तकसीम करने के लिए। जब 9 मई का मुल्ज़म इतनी अय्याशी में 5 स्टार जेल काटेगा, अंदर बैठ के टिकटों के फैसले करेगा, अंदर बैठ के वो 9 मई के मुलजमान को इलेक्शन लड़ाएगा, अंदर बैठ के वो 9 मई के मुलजमान को वज़ीर आला और वज़ीर आज़म नामज़द करेगा, तो भाई फिर ये सैफ अनवर जिप्पे भी आएंगे और फिर ये सारे जो हैं वो और उछलेंगे और रियासत के गले में पड़ेंगे, और जो पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये सारा क्यों हो रहा है, क्यों हमारी रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। बड़ी सीधी सी बात है, जो प्रोजेक्ट इमरान खान था उसके तहत वो आज से 10-12 साल पहले भर्तियां करनी शुरू की गई थी हाई कोर्टों के अंदर कि ये बंदा आएगा, फिर फलां सन में ये चीफ जस्टिस बनेगा, फिर ये बंदा आएगा, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, जनाब जूनियर होने के बावजूद लेके जाएंगे। तो वो एक पूरी आपने अदलिया के अंदर प्रोजेक्ट इमरान खान के किरदारों ने कैंसर की तरह अपनी जड़ें बना रखी हैं। कोई मतलब PTI का बंदा हो, कोई 9 मई का मुलज़म हो, सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब कि वो उसको कोई हाथ लगा जाए। ब्लैंकेट ज़मानतें देती हैं अदालतें। चलें अब हम ये कह लेते हैं कि जी जो 9 मई के फ़ौजी ट्रायल होने हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से रुका हुआ है, वो भी फसाद तो उन्हीं जजों की वजह से पड़ा ना जो प्रोजेक्ट इमरान खान की वजह से आए थे, उन्होंने ही वो फैसला दिया था। तो अब उसकी अपील अभी लगी हुई है, वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ओके, मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल तो एक लीगल वजह बन गई कि नहीं आगे बढ़ रहे। जो बाकी मुलजमान ने 9 मई के ही जिनके मुकदमे इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में माँ इमरान खान, माँ शाह महमूद कुरैशी, उनकी धड़ाधड़ जमानतें भी और उन्हें केस भी नहीं चलने दिया जा रहा। यार हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी दिल दुखता है क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। अब मतलब हालत ये है कि वो पार्टी जो IMF को लेटर लिखती है कि जी इनको कर्जा ना दे, ये मुल्क दिवालिया हो रहा है, वो पार्टी जो एक साइफर का तमाशा बनाकर पाकिस्तान के दुनिया भर में सफ़ीरों की पोजीशन को मशकूक कर देती है। आज आपके मुल्क के दुनिया के किसी मुल्क में आपके सफ़ीर से उस मुल्क का कोई जो अफसर बात करने के लिए तैयार नहीं होता कि जी ये आप लोग तो बाद में सियासत करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर। आज आपको कोई मतलब आपके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब इसी प्रोजेक्ट इमरान के तहत वज़ीर आज़म बने थे, जाके बाहर जाके तकरीरें करते थे पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है जी, और साथ ही कहते थे इधर सरमायाकारी करो। यार क्यों ड्रामे करते थे, क्या कुछ इस मुल्क के साथ इन लोगों ने नहीं किया, और वजह सिर्फ एक है कि जब ये नहीं हुआ, इनके हौसले इतने बड़े कि इन्होंने 9 मई किया। 9 मई को आज 10 महीने होने वाले हैं, किसी एक बंदे के खिलाफ ट्रायल नहीं चला, किसी को सजा नहीं हुई। आज वो शेर अफजल मरवत तकरीर करता है पब्लिक में जाके कि हम बार बार 9 मई करेंगे। इतनी जुर्रत कब से आ गई पाकिस्तान के अंदर? दुनिया का कोई मुल्क मुझे बता दीजिए जो इस तरह के वाकयात में मुलविस लोगों को उस मुल्क में रहने, आज़ाद रहने की भी इजाज़त देता हो। यहाँ पे तो इलेक्शन लड़वाए जा रहे हैं, उनको उनके जलसे जुलूस करवाए जा रहे हैं। तो फिर ये जो चट्ठे हैं ये तो निकलेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, इसलिए कि इनका टारगेट क्या है। इनका टारगेट जो है वो इनके पीछे वो कूतें बैठी हुई हैं, भारत से लेकर इसराइल तक और इसराइल से लेकर अमेरिका तक, जो PTI को फंडिंग देती रही हैं। आपके फॉरेन फंडिंग केस में ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, साबित हो चुकी हैं। क्यों अमेरिका, इसराइल और भारत जो है वो पाकिस्तान को फंडिंग दे रहा है? वो इसराइल जिसने गज़ा में बच्चे बच्चे की बोटियां उड़ा दी, वो इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान के हक़ में बातें कर रहा है कि उसके बड़े हकूक़ मुतासर हो गए। वो जिसके बारे में अपने PTI के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, गुमराह किया इमरान खान ने कि मेरे खिलाफ तो अमेरिका है। अब उसी अमेरिका से अपीलें क्यों कर रहे हैं कि यहाँ बचाएं जी, इमरान खान के हकूक़ के लिए बात करें। उस अमेरिका के सेनेटर्स क्यों लेटर लिखते हैं? उस अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्म क्यों इंगेज करते हैं? पैसे कौन देता है?
इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और ये सब पैसा पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ने की कोशिशों में लगाया जा रहा है। तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस कौम के साथ कि यार अकल को हाथ मारो कोई, और जो इस कौम के करता धरता है कि भाई ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते, तो मेहरबानी करें, ये 9 मई वाले लोगों को सज़ा हो तो ये मुल्क आगे चलेगा। जब तक वो सज़ा नहीं होगी ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। आप 10 इलेक्शन करा लें, नाकाम हो जाएंगे। एक दफ़ा इस कानून पे मुल्क को चलने तो दें। वो तमाम किरदार जिन्होंने कैंसर की तरह जो प्रोजेक्ट इमरान खान के हैं, मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, ऐसे कमिश्नर, ऐसे जो फ़ौज के अंदर से कार्रवाइयाँ की, आपको पता ही है 9 मई के बाद फ़ौज के अंदर तो कार्रवाई होगी, लेकिन बाहर की कार्रवाई कोई चलने नहीं दे रहा। अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह पे एक कफरियत की तरह फैले हुए हैं। अब इस मुल्क के अंदर 90% जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, अकेडमियाँ हैं, उनके टीचर इस वक्त भी बाकायदा क्लासें लेके कहते हैं कि इमरान खान हमारा लीडर और वो हमारा हीरो है। तो फिर कैसे चलेगा ये मुल्क? हमारे लोगों को एहसास ही कोई नहीं। सबसे पहले तो एहसास पैदा करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें वो जो 9 मई वाला वाक़या हुआ उसको दुरुस्त तरीके से सामने लाना ज़रूरी है। उसके मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे तो मामला आगे चलेगा। अगर 9 मई के मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा दिया जाता तो यकीन मानिए कि ये जो मुख्तलिफ जगहों पे कैंसर की तरह इनके लोग फैले ना, मुख्तलिफ महकमों में, सारों को कान हो जाते। अब जितना काम लेट हो रहा है उतना हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो ये जनाब सूरत हाल है इस वक्त, और हमारा तो दिल ही दुखता है। हम तो यही कह सकते हैं कि चीज़ें सामने रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।